सुबह सुबह दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनकर उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा सामने एक लड़का खून से लथपथ खड़ा हुआ है। दरवाजा खोलते ही वो लड़का बोला, मौसी मुझे बचा लो, मैंने विरोधी गैंग के एक आदमी को इतना पीटा कि वो आईसीयू में पहुंच गया है। ये देखकर और सुनकर वो हैरान रह गई। वो कुछ सोचकर बोली कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। उस लड़के के पास कोई और चारा नहीं था। उसने कहा, ठीक है मौसी, जो तुम कहोगी मैं वही करूंगा। इसके बाद अंडरवर्ल्ड की गैंगवार में कुछ कमी आई और मुंबई माया नगरी में अंडरवर्ल्ड ने अपनी जड़ें जमा ली। आखिर मौसी ने उस लड़के से ऐसी कौन सी शर्त मनवा ली थी? आखिर वो लेडी कौन थी जिसने मुंबई अंडरवर्ल्ड के छोटे बड़े सभी डॉन को अपनी उंगलियों पर नचाया था? दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुंबई अंडरवर्ल्ड में सबसे पहला डॉन कौन था, और अगर इसके जवाब में आपके दिमाग में हाजी मस्तान, करीम लाला, वर्धा राजन मुरलियार या दाऊद इब्राहिम जैसे नाम आ रहे हैं, तो यकीन मानिए ये तमाम ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि इससे भी पहले मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर किसी ने राज किया था। जी हाँ, वो कोई मेल नहीं बल्कि एक फीमेल थी जिसका नाम था जेनाबाई दारूवाला। और मैंने जितने भी ऑप्शन आपको दिए हैं वो सारे के सारे इसी को अपना उस्ताद मानते थे और कोई मुश्किल आने पर इसके पास अपने लिए राय मशवरा लेकर पहुंच जाते थे। मुंबई के अंडरवर्ल्ड और गलत धंधों को सिस्टमैटिक तरीके से एस्टैब्लिश करने और सिस्टम के साथ मिलकर चलने के लिए जिस समझदारी की जरूरत थी वो समझदारी इसी महिला में थी, और इसने ही अपने होशियारी और समझदारी से अपना भी उल्लू सीधा किया और अंडरवर्ल्ड के लोगों को भी सीधा किया। मुंबई के डोंगरी इलाके में साल 1920 में जेनाबाई का जन्म हुआ था। ये वो दौर था जब भारत के आम नागरिकों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हुआ करती थी। जेनाबाई एक टिपिकल ट्रेडिशनल मुस्लिम फैमिली से आती थी। परिवार में अम्मी अब्बू के अलावा 6 भाई और थे। 6 भाइयों की एक बहन जेना का परिवार आर्थिक तंगी के हालात से गुजर रहा था। इनके पिता माल ढुलाई और सवारी ढोने का काम किया करते थे। यह पूरा टाइम पीरियड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में चल रहा था, जहां एक तरफ आम आदमी जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार रहा था, वहीं देश का युवा होता किशोर और आबादी का एक अहम हिस्सा आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। उनके दिल में देश को आजाद कराने जबरदस्त जोश नजर आ रहा था। इस दौर में जहां एक तरफ देश गांधी जी के अहिंसक आंदोलन के सहारे चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ क्रांतिकारी भी अपनी तरफ से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। आजादी के आंदोलन की यह लहर जेनाबाई को भी अपनी चपेट में ले चुकी थी। उस वक्त जेनाबाई केवल 12 साल की थी। वो महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी से काफी प्रभावित थी, उनकी फॉलोअर थी। वो महात्मा गांधी के क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़ गई और सक्रिय रूप से फ्रीडम फाइटर्स की मदद करने लगी। वो एक खुले विचारों वाली महिला थी। अक्सर हिंदू मुस्लिम एकता की बात किया करती थी। जब भी किसी आंदोलनकारी को पुलिस से छिपाने की बचने की जरूरत होती थी तो जेनाबाई उसे अपने घर में छुपा लेती थी। आपको बता दें कि जेनाबाई का ये एटीट्यूड उनके पिताजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, लेकिन इन सब के बावजूद भी जेनाबाई फ्रीडम फाइटर की हेल्प जरूर किया करती थी। आगे चलकर जेनाबाई जब 14 साल की थी तभी उनका निकाह करा दिया गया। शादी के बाद भी स्वतंत्रता के आंदोलन से उनका जुड़ाव बना रहा। कहते हैं कि एक बार उन्होंने एक ऐसे आंदोलनकारी की जान बचाई थी जिसे पुलिस के सिपाही मार देना चाहते थे। आपको बता दें कि शादी के बाद जेना के पति को जेना की यह बात पसंद नहीं आती थी। वो किसी भी आंदोलनकारी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे, किसी की हेल्प करे, स्पेशल हिंदू मुस्लिम एकता से रिलेटेड जो भी बातें होती थी उसका विरोध जेनाबाई को अपने घर सहन करना पड़ता था। कई बार तो उनके पति उनके साथ इन तमाम चीजों के लिए मारपीट भी किया करता था। साल 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। देश के लोगों को और दुनिया को हिंदू मुस्लिम का भेद उस समय समझ में आया। देश की पब्लिक अब दोनों देशों की सीमाओं में बंट चुकी थी। पाकिस्तान में मेजॉरिटी मुसलमान की थी। यहाँ से भी मुसलमान माइग्रेट होकर के पाकिस्तान जा रहे थे, जबकि वहां से हिंदू, सिख और दूसरे अन्य रिलीजन के लोग अपना घर द्वार और तमाम प्रॉपर्टी छोड़कर हिंदुस्तान आ रहे थे। उस समय जेनाबाई के हस्बैंड ने पाकिस्तान जाना कबूल किया। वो अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान चला गया, लेकिन जेनाबाई किसी भी सूरत में हिंदुस्तान को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो हिंदुस्तान में ही रह गई। लेकिन जेना के ऊपर हिंदुस्तान में रहकर अपने 5 बच्चों का पालन लालन करने की भी जिम्मेदारी थी, क्योंकि उनका पति उनके साथ साथ अपनी पत्नी और बच्चों की तमाम जिम्मेदारियां उनके ऊपर ही छोड़कर चला गया था। देश तो आजाद हो चुका था, लेकिन आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था। इसके साथ ही देश के आम नागरिकों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। ऐसी सिचुएशन में भारत सरकार ने गरीबों को राशन देने की योजना बनाई और उसको इम्प्लीमेंट भी किया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी अपने एरिया में इस योजना को लागू किया। तब जेनाबाई ने इस योजना का फायदा उठाया और इससे मिलने वाले राशन को बेचने का धंधा शुरू किया।
लेकिन ये सारा काम उसे पुलिस और प्रशासन की नजरों से बचकर करना पड़ता था। सरकार से मिलने वाले गेहूं, चावल, दाल जैसे राशन के सामान को वो खुले मार्केट में बेच दिया करती थी। ऐसे होलसेलर और रिटेलर उसके कांटेक्ट में थे जो उससे अवैध रूप से माल खरीद कर बदले में उसे पैसे दे दिया करते थे। तो कुछ इस तरह उसके अंडरवर्ल्ड की ये जर्नी शुरू हुई। ऐसा नहीं था कि राशन देने के मामले में भारत सरकार आंख मूंद कर बैठी थी। उसने बिना लाइसेंस के अनाज को रखने और उसे बेचने पर बैन लगाया हुआ था। लेकिन इसके बावजूद जैनाबाई इस काम को बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से और बिना किसी डर के किया करती थी। यह माल वो उन लोगों को बेचा करती थी जिनके पास अनाज बेचने का लाइसेंस नहीं हुआ करता था। धीरे धीरे इस धंधे की वजह से उसका नाम चारों तरफ फैलता चला गया। आगे चलकर उसे पुलिस की कार्रवाई का भी सामना करना पड़ा, लेकिन पुलिस जब भी उसके अड्डे पर रेड मारती तो उसे कभी कोई सबूत नहीं मिलता। आगे चलकर जैनाबाई ने दूसरी शादी की। उसके दूसरे शौहर का नाम इकबाल गांधी था, लेकिन अभी भी वो धंधा यही किया करती थी। धीरे धीरे इस धंधे में मुनाफा काफी कम हो गया। इसके बाद जैनाबाई काफी परेशान रहने लगी। जैनाबाई मुंबई अंडरवर्ल्ड में काफी नाम कमा चुकी थी। उस समय के नामचीन क्रिमिनल्स के बीच उसकी अच्छी खासी घुसपैठ थी। उन दिनों मुंबई के धारावी के स्लम इलाके में तमिल लोगों का बोलबाला था। इनकी अच्छी खासी आबादी थी और ये लोग वर्धा राजन को अपना मसीहा मानते थे। इसका पूरा नाम वर्धा राजन मुदलियार था, जिसे वर्धा भाई के नाम से भी जाना जाता था। यह भी बेसिकली साउथ इंडिया को ही बिलोंग करता था। मुंबई अंडरवर्ल्ड के टॉप डॉन में इसका नाम आता था। वर्धा राजन जब साउथ इंडिया से मुंबई आया तो सबसे पहले छोटी मोटी चोरियां किया करता था। पुलिस ने एक बार उसे एंटीना चोरी करने के मामले में गिरफ्तार किया और जेल में बंद कर दिया। एक दिन उसने देखा कि जेल में उससे मिलने के लिए एक व्यक्ति आया है जिसके सिर पर टोपी और चमकदार सफेद कपड़े थे। उसके एक हाथ में सिगरेट थी। वो सीधा वर्धा राजन के पास आया और उससे बोला, वड़क्कम थराइवा। यह पहला मौका था जब मुंबई में किसी ने उसका इस तरह से वेलकम किया था, और वर्धा भाई का इस तरह से वेलकम करने वाला भी अंडरवर्ल्ड का डॉन हाजी मस्तान था। दरअसल हाजी मस्तान ने काफी समय से वर्धा राजन पर नजर बनाकर रखी थी और वो इसे अपने काम का आदमी लगा। इसीलिए हाजी मस्तान ने उसे अपने साथ मिलाने के लिए उससे हाथ मिलाया था। आगे चलकर वर्धा भाई के अवैध धंधों का सिक्का मुंबई के धारावी इलाके में चलने लगा। इधर जैनाबाई अपनी कम होती इनकम से परेशान थी। ऐसी सिचुएशन में उससे मिलने के लिए वर्धा राजन उसके घर गया। उसने जब जैना को परेशानियों को देखा तो उसने कहा कि अब तुम दारू के अवैध धंधे की शुरुआत करो। जैनाबाई भले ही अनाज का अवैध धंधा करती रही हो, लेकिन वो इस्लाम रिलीजन को फॉलो करती थी जिसमें शराब को हराम माना जाता था। इसीलिए उसने शुरू में इस धंधे में आने के लिए मना कर दिया, लेकिन जब उसने इस धंधे से मिलने वाले प्रॉफिट को देखा तो फिर वो इस काम को करने के लिए राजी हो गई। जैनाबाई दारूवाला की ये कहानी आगे भी जारी रहेगी, लेकिन हमारे जिन साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस बिना किसी रुकावट के देखते रहें। उसने मुंबई के डोंगरी इलाके में ही रहकर शराब बनाने और उसे बेचने का धंधा शुरू कर दिया। इसके लिए उसने बाकायदा अपनी सेटिंग बनाई और धीरे धीरे इस धंधे को बढ़ाना शुरू कर दिया। आगे चलकर उसका नाम शराब के धंधे में भी फेमस हो गया और वो माफिया क्वीन के नाम से मशहूर हो गई। आपको बता दें, इसी शराब के धंधे की वजह से उसके नाम के पीछे दारू वाली शब्द लगा और अब उसका पूरा नाम जैनाबाई दारू वाली हो गया। आगे चलकर जैनाबाई का लिकर सिंडिकेट पूरी मुंबई में फैल गया, लेकिन अब उसका नाम केवल दारू के धंधे तक सीमित नहीं था, बल्कि वो लोगों की समस्याएं भी सुलझा दिया करती थी। क्षेत्र में जब भी किसी को कोई दिक्कत होती तो वो सीधे सीधे जैनाबाई के पास पहुंच जाता था और जैनाबाई उसे उसकी समस्या का सल्यूशन दे देती थी। बड़े बड़े नेता और सेलिब्रिटीज के साथ साथ पुलिस के अधिकारी कर्मचारी भी जैनाबाई के दरवाजे पर हाजिरी लगाया करते थे। यह पहला मौका था जब मुंबई के अंडरवर्ल्ड में किसी माफिया क्वीन यानी लेडी डॉन का सिक्का चल रहा था। करीम लाला, हाजी मस्तान, वर्धा राजन, ये वो लोग थे जो जैनाबाई के सामने ही क्राइम की दुनिया में हाथ पांव मार रहे थे और आगे चलकर अपने अपने एरिया के डॉन बन गए। ये घटना 1960 के दशक की है, जब जैनाबाई का दारू का धंधा अपने चरम पर था। शराब के अवैध धंधे में उसका एक तरफ सिक्का चल रहा था। तब हाजी मस्तान ने वर्धा राजन से कहा कि उसे जैनाबाई से मिलना है। वर्धा राजन ने हाजी मस्तान की मुलाकात जैनाबाई से कराई। इतना ही नहीं, आगे चलकर करीम लाला की मुलाकात भी वर्धा भाई ने मुंबई के पहली डॉन और लेडी माफिया क्वीन से कराई। जैनाबाई से मिलते समय हाजी मस्तान और करीम लाला को ऐसा लगा कि वो अपने ही घर की किसी बड़ी बुजुर्ग महिला से मिल रहे हों। आगे चलकर इन लोगों ने जैनाबाई को मौसी कहना शुरू कर दिया, लेकिन यह मौसी केवल नाम की मौसी नहीं थी, बल्कि वो अंडरवर्ल्ड के इन 3 खिलाड़ियों को बाकायदा खेल
खिलाया करती थी। अगर इनके बीच में कोई भी दिक्कत होती थी तो वो उसे सॉल्व करती थी। कभी पुलिस के साथ अगर कोई लफड़ा हो जाता था तो उसे भी जैनाबाई अपने कॉन्टेक्ट और दिमाग के सहारे हल कर देती थी। कई बार ऐसा भी हुआ कि जैनाबाई के अड्डे पर पुलिस ने रेड मार दी, लेकिन पुलिस को उसके अड्डे पर कुछ नहीं मिला। वो भगवान की मूर्तियों के पीछे भी शराब की बोतलों को छुपा देती थी, जहां पुलिस की नजर ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि पुलिस के लिए उस समय यह सोचना भी पॉसिबल नहीं था कि शराब की बोतलों को कोई भगवान की मूर्ति के पीछे भी छुपा सकता है। जैनाबाई दारूवाला से अब मौसी बन चुकी इस लेडी डॉन के घर के नजदीक ही एक और फैमिली रहा करती थी। वो पुलिस वाले की फैमिली थी जो मुंबई क्राइम ब्रांच में काम किया करता था। उसका नाम था इब्राहिम कासकर, और इब्राहिम कासकर का ही छोटा बेटा था दाऊद इब्राहिम, जो आगे चलकर अंडरवर्ल्ड की दुनिया में नाम कमाने वाला था। इन दोनों फैमिली के बीच काफी गहरा रिलेशन था, एक दूसरे के परिवार में उठना बैठना था। जैना मौसी ने दाऊद को बचपन से ही लड़ते झगड़ते और आगे बढ़ते देखा था। उसके हर छोटे बड़े कांड को वो अच्छी तरह से जानती थी। जैनाबाई दूसरों के इल्लीगल काम को भी छुपा लिया करती थी। कई बार पुलिस से बचत हुआ कोई उसका जानकार अगर उसके घर आता था तो वो उसे अपने घर में शरण भी दे देती थी। इस मामले में दाऊद इब्राहिम की किस्मत अच्छी थी। जब वो कोई झगड़ा करता और पुलिस या उसके दुश्मन उसे ढूंढते तो वो सीधा अपनी मौसी के घर जाकर छुप जाता था। दाऊद इब्राहिम अब करीम लाला, हाजी मस्तान जैसे लोगों से पंगा लेने लगा था। उसका आए दिन पठान गैंग के लोगों के साथ झगड़ा होता था। हाजी मस्तान के लिए तो काम करना ही मुश्किल हो रहा था। करीम लाला भी दाऊद इब्राहिम की हरकतों से परेशान था और इन लोगों के बीच अब खून खराबे की नौबत आने लगी थी। ऐसी सिचुएशन में ये सभी जैना मौसी के पास पहुंचे और उन्हें अपनी तमाम परेशानियां बताई। जैना मौसी ने हाजी मस्तान से वादा किया कि वो दाऊद को समझाएंगी और उसके समझाने पर डेफिनेटली दाऊद मान जाएगा। वो आप लोगों के साथ हाथ मिलाकर तमाम दुश्मनी भूलकर नए सिरे से काम करेगा और फिर किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि दूसरी तरफ जैनाबाई ये सोचकर परेशान थी कि उसने हाजी मस्तान से वादा तो कर दिया है, पर वो इस वादे को पूरा कैसे करेगी, क्योंकि दाऊद एक गर्म खून और गुस्से वाला लड़का था जो अपने बाप की नहीं सुनता था। वो भला अपनी मौसी की कैसे सुनेगा। पर इसका मौका जैनाबाई को बड़ी जल्दी मिल गया। एक दिन उसने देखा कि कोई उसके दरवाजे को बड़ी जोर से पीट रहा है। जैसे ही जैनाबाई ने दरवाजा खोला तो सामने देखा दाऊद इब्राहिम खड़ा था, मगर वो खून से लथपथ था। दाऊद इब्राहिम ने कहा कि मौसी मुझे बचा लो, मैंने अपने एक दुश्मन को इतना पीटा है कि वो आईसीयू में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। जैना ने जब यह सुना तो उसने दाऊद के सामने एक शर्त रखी कि मैं तुझे बचा तो लूंगी, लेकिन तुझे भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। दाऊद के पास मौसी की बात मान लेने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि उसके पीछे दुश्मन के साथ साथ पुलिस भी पड़ी थी। अगले दिन ही मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम जैनाबाई के घर पहुंची। वो दाऊद को ढूंढ रही थी। जैना मौसी ने सीधे पुलिस के बड़े अधिकारी से संपर्क किया। पुलिस अधिकारी ने जैनाबाई से कहा कि हम दाऊद को ढूंढ रहे हैं, मगर वो कहीं भी मिल नहीं रहा है, क्या आप जानती हैं? तो जैनाबाई ने कहा, हाँ मैं जानती हूं और मैं बता भी दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपको दाऊद के ऊपर लगे तमाम चार्ज को हटाना पड़ेगा और इसके बदले में दाऊद आपका इन्फॉर्मर बनने के लिए तैयार हो जाएगा। वो मेरी बात को कभी नहीं टालेगा। इसके बाद दूसरे दिन फिर जैनाबाई के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो दाऊद इब्राहिम सामने खड़ा था। उसने सीधे सीधे पूछ लिया कि मौसी कुछ हुआ क्या? तब जैनाबाई ने दाऊद को बताया कि हाँ, तुम्हारी मौसी ने सब ठीक कर दिया है। इसके आगे जैनाबाई ने दाऊद को समझाया कि रोज रोज के झगड़े की वजह से हाजी मस्तान परेशान हो गया था। इस तरह के झगड़े से बेहतर है कि तुम सभी से हाथ मिला लो और अपना अपना एरिया बांटकर काम करो। कहते हैं दाऊद ने अपनी मौसी की बात मान ली और इसके बाद अंडरवर्ल्ड में एक नए दौर की शुरुआत हुई। सभी ने अपने अपने एरियाज बांट लिए और अब अपने अपने एरिया में ही काम किया करते थे। इससे अंडरवर्ल्ड और भी ज्यादा सिस्टमैटिक हो गया था। पुलिस प्रशासन के साथ साथ सेटिंग बनाकर अंडरवर्ल्ड की दुनिया के काले कारनामे चलते रहे। लेकिन इसके बाद फिर वक्त बदला। साल 1975 में जब इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी, उसका नेगेटिव असर अंडरवर्ल्ड की काली दुनिया पर भी पड़ा। इसके बाद अंडरवर्ल्ड की दुनिया भी बदलने लगी। छोटे बड़े नए नए डॉन पैदा होने लगे। अपने अपने ग्रुप थे और उनका आपस में झगड़ा होने लगा। मुंबई की सड़कों पर खूनी गैंगवार होने लगी। अंडरवर्ल्ड की इसी दुनिया में जैनाबाई का अपना लड़का भी एक्टिव हो गया। फिर एक दिन जैनाबाई का लड़का एक गैंगवार का शिकार हो गया। जैनाबाई अपने बेटे के हत्यारों को लेकर सीधा पुलिस के पास पहुंची, लेकिन वहां उसने उन सभी को यह कहकर माफ कर दिया कि उनको अब ऊपर वाला ही सजा देगा। जैनाबाई दारूवाला अब उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गई थी जहां उसे सिर्फ चुपचाप रहकर तमाशा देखना था। ऐसे में उसके ऊपर बेटे के जाने का दुख टूटा था। अब उसका मन धर्म की तरफ झुकने लगा था। वो लोगों के बीच हिंदू मुस्लिम एकता की बातें करती थी। कहीं भी अगर कोई दंगा होता था तो वो खुद ही लोगों को समझाने के लिए पहुंच जाती थी।
मुंबई अंडरवर्ल्ड में भी अब तरह तरह के दूसरे नशे का व्यापार होने लगा था। दारू का नशा कम हो गया था, जिसके चलते इस जेनाबाई का धंधा भी कम हो गया था और उसका नेटवर्क भी धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। इसके बाद साल 1993 में जब मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए तो जेनाबाई को काफी दुख हुआ। उसे लगा अगर वो पहले की तरह एक्टिव होती और उसका नेटवर्क पहले की तरह जिंदा होता तो उसे इस तरह के ब्लास्ट की जानकारी पहले ही हो जाती। वो अपने नेटवर्क से इन चीजों का पता लगाकर उन्हें रोकने में कामयाब हो जाती। सबसे बड़ा झटका उसे दाऊद इब्राहिम के बारे में जानकर लगा कि दाऊद इब्राहिम ने ही मुंबई में सीरियल ब्लास्ट कराई है। मुंबई अंडरवर्ल्ड के डॉन हाजी मस्तान, करीम लाला जैसे लोग भी अब जेनाबाई से दूरी बनाने लगे थे। आगे चलकर जेनाबाई काफी बीमार रहने लगी और इसी बीमारी में उनकी जान चली गई। दोस्तों, आप जेनाबाई की जिंदगी पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं मुंबई की पहली लेडी डॉन की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।